औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा चैप्टर बायोडाइवर्सिटी चल रहा है, जिसमें हमने अभी तक जो पिछले 2 लेक्चर आपको दिए थे उसमें हमने जो डिफरेंट टॉपिक्स आपके सामने पेश किए थे, उनके अंदर हमारे पास जो मेजर टॉपिक्स थे वो 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का टॉपिक था। आज हम ये देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी को हम कंज़र्व कैसे कर सकते हैं, इसका बचाव कैसे किया जा सकता है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो इस सेंचुरी के अंदर, इस सदी के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस हमें बहुत बुरी तरह से नज़र आता है। बेशुमार जानदार ऐसे हैं जो हमें देखने में नज़र नहीं आते, चाहे वो पौधे हों या जानवर हों। इनकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी पहले हम इसको डिस्कस कर लें कि ये क्या हो रहा है। देखिए, मैंने अभी आपसे बात की थी कि बेशुमार इस सदी के अंदर बेशुमार ऐसे जानदार हैं जो कि अब बिल्कुल भी नज़र नहीं आते, जिनका जिक्र सिर्फ किताबों में या पिक्स में, तस्वीरों में या मज़ामीन के अंदर रह गया, लेकिन अब वो हमारे पास ज़िंदा हालत में मौजूद नहीं हैं। और कुछ जानदार ऐसे हैं जो इस ख़ात्मे की कगार पर पहुंच चुके हैं, ख़ात्मे के बिल्कुल करीब हैं। चंद एक जानदार हमारे पास दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन बहुत जल्दी ये ख़तरा है कि वो ख़त्म हो जाएंगे। इसी बुनियाद पर साइंसदानों ने, बायोलॉजिस्ट ने इन स्पीशीज़ को 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया है। इनमें से एक कैटेगरी है एंडेंजर्ड स्पीशीज़, और दूसरी है एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। सबसे पहले तो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ को देख लें। ये क्या है? आपने डायनासोर्स का नाम सुना होगा या इनको मूवीज़ में देखा होगा, लेकिन अब हमारे कायनात में या हमारी ज़मीन पर, हमारी इस अर्थ पर, हमारे इकोसिस्टम में, बायोस्फीयर में कहीं पर भी कोई डायनासोर मौजूद नहीं है। तो ऐसी स्पीशीज़, ऑल दो स्पीशीज़ विच हैव, या जिनके मुतालिक हम ये कहेंगे वेयर देयर इज़ नो डाउट देयर लास्ट मेंबर हैज़ डाइड इन द इकोसिस्टम इज़ नोन एज एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। यानी ऐसी तमाम स्पीशीज़, ऐसे तमाम जानदार, चाहे वो पौधे हों या जानवर हों, जिनके मुतालिक कोई शक व शुबा ना हो कि इनका आखिरी मेंबर भी अब इकोसिस्टम में मौजूद नहीं है, इनका कोई मेंबर इकोसिस्टम में मौजूद नहीं है। वेयर देयर इज़ नो डाउट that the last member of that species has died in that ecosystem is known as extinct species. For example, डायनासोर्स, मैं आपके सामने डायरेक्टली ये बता देता हूँ कि ये डायनासोर्स अब हमारे पास कहीं पर भी किसी भी सूरत में मौजूद नहीं हैं। जो डायनासोर आप मूवीज़ में या ड्रामों में ये इस तरह करके आप देखते हो, वो सिर्फ एनिमेशंस होती हैं, वो जहनी ख्यालात होते हैं। बायोलॉजिस्ट का एक नज़रिया होता है कि इस तरह के डायनासोर्स थे, ऐसे चलते थे, ऐसे खाते पीते थे, ये करते थे, लेकिन अब उनका कोई भी मेंबर हमारे पास मौजूद नहीं है। और ऐसे जानदार जिनकी स्पीशीज़ का आखिरी मेंबर भी मर चुका हो, ख़त्म हो चुका हो, ऐसी स्पीशीज़ को हम कहते हैं ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं। एंड ऑल दो स्पीशीज़ विच आर एट रिस्क फॉर एक्सटिंक्शन इन इकोसिस्टम, यानी ऐसी स्पीशीज़ जिनके मुतालिक ये रिस्क हो, ये शुबा हो कि बहुत जल्द ये ख़त्म हो जाएंगी, बहुत जल्द ये ख़त्म हो जाएंगी, इनका आखिरी मेंबर भी मर जाएगा, उनकी तादाद इतनी कम हो चुकी हो कि उनका बचाव नामुमकिन हो गया हो, और ये ख़तरा पैदा हो जाए कि अगर इनको बहुत ज़्यादा हिफाजत से ना रखा गया तो ये ख़त्म हो जाएंगी। ऐसी स्पीशीज़ को हम एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं। जैसे चाइना ट्रंक टर्टल, पूरी दुनिया में अब इनका सिर्फ एक पेयर मौजूद है। 2 से 3 टाइम इनकी जो है वो ब्रीड करवाई गई है, लेकिन अभी तक उनमें से कोई मज़ीद बच्चे पैदा नहीं हुए। लिहाजा ये ख़तरा है, खुदा न खास्ता अगर उनमें से एक भी मर जाए तो दोबारा उनकी नस्ल कशी नहीं हो सकेगी, वो ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह एक है फिंच, छोटी सी चिड़िया है, पूरी दुनिया में इसके सिर्फ 3 मेंबर्स हैं, जिनमें से 2 मेल और 1 फ़ीमेल है, लेकिन अभी तक इनका भी जोड़ा नहीं बनाया जा सका। लिहाजा ये ख़तरा है कि अनकरीब ये ख़त्म हो जाएंगी, मुकम्मल तौर पे मादूम हो जाएंगी। लिहाजा वो स्पीशीज़ जिनका आखिरी मेंबर भी हमारे इकोसिस्टम में से ख़त्म हो जाए, मर जाए बिला शक व शुबा, तो हम उसे कहेंगे एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। और उन स्पीशीज़ के मुतालिक जिनके मुतालिक ये ख़तरा हो कि बहुत जल्द ये नापैद हो जाएंगे, मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, उनको हम कहेंगे एंडेंजर्ड स्पीशीज़। बेशुमार ऐसी स्पीशीज़ हमारे सामने मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान में एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। जैसे लाइन्स हैं, एशियन लाइन्स जिनको कहा जाता है, एशियाटिक्स चीता है, इंडियन वाइल्ड एज है, गधा जिसे हम जंगली गधे बोलते हैं, हंगूल है,
ठीक है, स्वैम्प डियर है, ब्लैक बक है, इंडियन वन हॉर्न राइनोसॉर्स हैं, एक सींग वाला जिसे गैंडा कहा जाता है। ये मुकम्मल तौर पर हमारे इलाकों से ख़त्म हो चुके हैं, पूरी दुनिया में अब इनका कोई मेंबर बाकी नहीं है, एशियन के एतबार से। और इनको हम कहते हैं एशियाटिक एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, यानी वो स्पीशीज़ जो एशिया में कहीं पर मौजूद नहीं है। वजह क्या है? ऐसा क्या मसला हो जाता है, ऐसी क्या वजह हो जाती है, क्या रीज़न है कि स्पीशीज़ जो हैं वो माहौल में से ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं? बेशुमार वजूहात हैं। ये कहा जाता है, बायोलॉजिस्ट जो है, आज से कम 10 साल पहले का मैं आपको ये फिगर बता रहा हूँ कि 10,000 साल पहले जो है सिर्फ 5 मिलियन पीपल्स मौजूद थे पूरी दुनिया में, 5 मिलियंस। लेकिन अब ये तादाद बढ़कर 700 बिलियंस हो चुकी है। और ये तादाद मैंने आपको आज से तकरीबन 10 साल पहले का डाटा बताया है। अब इस तादाद में मज़ीद इजाफा भी हो चुका होगा। लिहाजा सबसे पहला जो ख्याल आपके जहन में क्लिक करेगा वो यही होगा कि रहने की जगह, अगर पूरी दुनिया में 5 लाख अफराद रह रहे हैं और कहाँ 700 बिलियन 7 करोड़ अफराद रह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि रहने के लिए उनको उतनी ही ज़्यादा जगह भी चाहिए। 700 करोड़ जो हैं वो रह रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जितने ज़्यादा अफराद होंगे उतनी ही उनको रिहाइश के लिए जगह चाहिए, और जब रिहाइश के लिए जगह इख्तियार की जाएगी तो जंगल कटेंगे। जैसे आपको पता है कि पिछले दिनों जो है थाईलैंड के मुतालिक ये बात बताई गई थी कि वहाँ पे हाथियों का हमला जो है वो गांव पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और उसकी रीज़न उन्होंने ये बताई कि वहाँ पे जो ज़मीन है, जंगल की ज़मीन जो काट कर वो खेतों में तब्दील की जा रही है, और एक हाथी को तकरीबन जो है वो 70 किलोमीटर का एरिया चाहिए होता है अपनी रिहाइश के लिए, अपनी खुराक हासिल करने के लिए। और जब वो वाला एरिया इंसान की ज़रूरत में, इंसान के इख्तियार में आ जाएगा तो लाजमी तौर पे उनके रहने की जगह कम होगी और वो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आबादियों का रुख करेंगे। ये बहुत बड़ी वजह। फिर इंसानी आबादी के बढ़ने के साथ, यानी पहला रीज़न मैंने आपको बता दिया कि एक्सटिंक्ट ऑफ स्पीशीज़ जो है उसकी पहली वजह क्या है? इंसानी पॉपुलेशन में इजाफा। इंसानी पॉपुलेशन में इजाफा होगा तो रेजिडेंशियल एरिया की ज़रूरत बढ़ जाएगी। जब ये ज़रूरत पूरा करने के लिए जंगल को काटा जाएगा, डिफॉरेस्टेशन की जाएगी, तो ये एक वजह बनेगी। आपको पता है कि जब भी डिफॉरेस्टेशन होगी, दरख्त काटे जाएंगे, जंगल का खात्मा किया जाएगा, तो वहाँ पर रहने वाली स्पीशीज़ या तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी या वहाँ से कहीं और चली जाएंगी, और किसी और इलाके में जाकर अगर उनको बेहतरीन माहौल ना मिला तो वो वहाँ पर भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन उस इलाके में वो ख़त्म हो जाएंगी। दूसरी वजह, ओवर हंटिंग, ज़रूरत से ज़्यादा शिकार कर लेना। हंटिंग होती है ज़रूरत के मुताबिक। आपको ज़रूरत है, गोश्त की ज़रूरत, 10-15 अफराद हैं, एक जानवर का शिकार कर लिया, ज़रूरत पूरी हो गई। लेकिन पर्सनल विल के लिए, अपनी ज़ाती ख्वाहिश को पूरा करने के लिए सैकड़ों जानवरों को मार देना, ये ओवर हंटिंग होता है। और ओवर हंटिंग का नतीजा आपके सामने है। जब ज़रूरत से ज़्यादा जानवरों को मार दिया जाएगा, और अगर ये किलिंग उनके ब्रीडिंग सीज़न में कर दी जाए तो बहुत क्रिटिकल कंडीशंस पैदा हो जाती हैं। जब नए जानवर पैदा ही नहीं होंगे और पुरानों को भी मार दिया जाएगा तो लाजमी आहिस्ता आहिस्ता वाली स्पीशीज़ मुकम्मल तौर पे एक्सटिंक्ट या नापैद होना शुरू हो जाएंगी। इंसानी पॉपुलेशन के साथ साथ पोल्यूशन, आलूदगी, जितना ज़्यादा माहौल आलूदा कर दिया जाएगा, उसमें एफ्लुएंट्स शामिल कर दिए जाएंगे, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पोल्यूटेंट्स शामिल कर दिए जाएंगे। जैसे इंडस डॉल्फिन आपने सुना होगा, ब्लाइंड डॉल्फिन कहा जाता था। दरियाए सिंध में इसकी तादाद बेशुमार थी, लेकिन तकरीबन 10 साल पहले का डाटा जो है, अब ये तकरीबन 2000 हो चुकी है, लेकिन 10 साल पहले इसकी तादाद सिर्फ 600 रह गई थी। और उसकी वजह क्या थी कि पानी के अंदर पोल्यूशंस बहुत ज़्यादा शामिल कर दी गई थी। इंडस्ट्रियल वेस्टेजेस, किचन गार्बेजेस, हाउस होल्ड जो एफ्लुएंट्स थे, वो तमाम के तमाम जब पानी में शामिल कर दिए जाते हैं, हम खेतों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की केमिकल खादें इस्तेमाल करते हैं, स्प्रेस करते हैं, और जब पानी के साथ वो वाश आउट होकर ज़मीन में पहुंचती हैं और वहाँ से दरियाओं और नहरों में, तो वहाँ पर रहने वाले जानदार भी मरना शुरू हो जाते हैं। तो बुनियादी जो इम्पैक्ट्स हैं, जो बुनियादी जो असरात हैं इंसानी हरकतों के, इंसानी करतूतों के या एक्टिविटीज़ के, वो यही हैं कि इंसानी आबादी में सबसे बड़ा तो रीज़न ही यही है कि इंसानी आबादी में जितना ज़्यादा इजाफा होगा उतनी ही दूसरी जो स्पीशीज़ हैं वो डैमेज होती चली जाएंगी। अभी मैंने आपसे कहा कि इंसानी आबादी में इजाफा होगा, रेजिडेंशियल ज़रूरत बढ़ेगी,
जंगलात को काट कर डिफॉरेस्टेशन की जाएगी, उससे हमारे पास जो है वो स्पीशीज़ डैमेज होना शुरू हो जाएंगी। ओवर हंटिंग इसकी वजह है, पोल्यूशन इसकी वजह है। उसके अलावा रिमूवल या एडिशन ऑफ न्यू स्पीशीज़, जैसे पाकिस्तान के अंदर जो है यूकलिप्टस, सफ़ेदे के दरख्तों को लगाया गया, ये इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोड्यूसिंग न्यू स्पीशीज़ है। अब इसका क्या होता है कि सफ़ेदे के दरख्त के नीचे कोई पौधा पैदा नहीं होता। बेशक इसकी ज़रूरत थी कि हमारे पास जो सेमोथोर का मसला था, ये पानी ज़्यादा इस्तेमाल करता है। अगर ऐसे इलाकों में सेमोथोर के पौधे, जहाँ पर सेमोथोर बहुत ज़्यादा पानी जो है वो ज़मीन के लेवल के ऊपर आ जाता है, वहाँ पे ये दरख्त अगर लगाए जाएँ तो बेशक पानी नीचे चला जाता है, वो एरिया कल्टीवेशन में शामिल हो जाता है। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि दो नुकसान है, एक तो ज़ेरे ज़मीन पानी मीठा होने के बजाय कड़वा हो जाता है, और दूसरा जहाँ तक सफ़ेदे का साया मौजूद होगा दूसरा कोई पौधा, इवन ग्रासेस भी पैदा नहीं होंगी। इसी तरह अगर कोई स्पीशीज़ रिमूव कर दी जाए, किसी से कहीं से किसी इलाके से कोई पुरानी स्पीशीज़ को निकाल दिया जाए, तो उससे भी हमारा जो इकोसिस्टम है वो दरहम भरम हो जाता है। चैन है, ये फूड चैन है। फूड चैन में से जैसे आपके पास एक जंजीर है, उसमें से कोई एक कड़ी भी आप निकाल दें तो पूरी चैन टूट जाती है। इसी तरह इकोसिस्टम में डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेशन करती हैं, उनका आपस में इंटरेक्शन होता है, ताल्लुक़ होता है। हर स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ के लिए कोई ना कोई ज़रूरत पूरी करने का सबब बनती है। अगर आप उसको निकाल दोगे तो पूरा इकोसिस्टम दरहम बरहम होना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर मैंने अभी आपसे कहा कि इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ में सबसे पहली वजह जो बनती है आपके सामने वो है डिफॉरेस्टेशन। सबसे पहले तो डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर पर्सनल नीड ऑफ ह्यूमन बॉडीज, इंसान की ज़रूरत को, ज़ाती ज़रूरत को पूरा करने के लिए दरख्तों को काटना। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, डिफॉरेस्टेशन का मतलब यही नहीं है कि जंगल हो से काट दें। कहीं पर भी कोई दरख्त काटा जाए, अपनी पर्सनल नीड के लिए काट दिया, चाहे वो आपके घर के सहन में लगा वही कोई दरख्त क्यों ना हो, ये डिफॉरेस्टेशन में आ जाता है। पर्सनल ऑफ ट्रीज फॉर पर्सनल नीड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ नोन एज डिफॉरेस्टेशन। जंगलात का कटाव, क्या नुकसान है इसके? सबसे पहले तो आप देखें कि दरख्त, जहाँ पर भी दरख्त होते हैं, इनकी जड़ें ज़मीन में फैल जाती हैं और ज़मीन में फैली हुई जड़ें इस मिट्टी को मजबूती से पकड़ लेती हैं। कभी आप कोई पौधा, छोटा सा पौधा भी अगर ज़मीन से उखेड़ें तो उसके साथ मिट्टी का काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो बाहर आ जाता है। और वजह क्या होती है कि ये पौधे अपनी जड़ों को ज़्यादा ज़्यादा फैलाकर मिट्टी को काबू में करते हैं ताकि वहाँ से अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी और ऑक्सीजन को हासिल कर सकें। अब जब आप एक दरख्त को काट दोगे तो उस मिट्टी को पकड़कर उसको होल्ड करके रखने वाली चीज़ ख़त्म हो जाएगी, जड़ें ख़त्म हो जाएंगी। उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा कि तेज़ हवा में इस ज़मीन के ऊपर वाली फर्टाइल लैंड जो है वो हवा के साथ उड़ना शुरू हो जाएगी। पहाड़ी इलाकों में जब आंधी आती है तो वहाँ पर कभी भी गर्दो गुबार नहीं होता, क्योंकि वहाँ की पहाड़ियों पर बहुत ज़्यादा प्लांटेशन होती है, मिट्टी होल्ड की होती है, पकड़ी जाती है। लेकिन मैदानी इलाकों में आप देखें, आंधी बाद में आती है, पहले गर्दो गुबार का एक ढेर आपको आसमान पे उड़ता हुआ नज़र आता है। इसी तरह तेज़ बारिश, पहाड़ों पे कभी किसी पहाड़ी इलाके में आप जाके देख लें, तेज़ बारिश होगी, आपको गदला पानी नज़र नहीं आएगा, पानी नज़र आएगा, बहेगा और ख़त्म। लेकिन मैदानी इलाकों के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर बारिश होगी तो कीचड़ हो जाता है, और उसकी वजह यही है कि यहाँ पर मिट्टी को होल्ड करके रखने की, पकड़ कर रखने वाली कोई जड़, कोई दरख्त ज़्यादातर मौजूद नहीं है। तो डिफॉरेस्टेशन का पहला नुकसान यही होता है, इरोजन ऑफ लैंड, ज़मीनी कटाव, चाहे वो हवा की वजह से हो या पानी की वजह से हो। हैवी रेनफॉल भी पानी को वॉश आउट, ज़मीन की ऊपर वाली लेयर को, फर्टाइल लैंड को वॉश आउट कर देती हैं, और तेज़ हवा भी, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिशन वाली जो ज़मीन होती है, मिट्टी होती है, वो उड़ जाती है और बाकी जो मिट्टी है वो बंजर होती है। अच्छा, जब पानी इस मिट्टी को लेकर बहेगा तो लाजमी तौर पर ये पानी अल्टीमेटली पहुँचेगा दरियाओं में और नहरों में, वो चॉक्ड होना शुरू हो जाएंगे। सिल्टी और मडी वाटर जो होता है वो उनकी तह में ऐसा ऐसा बह जाता है। उनमें क्या होगा कि सैलाब, पानी ऊपर उठेगा, उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी, पानी उठेगा, फ्लड्स आ जाएंगे, सैलाब की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। दूसरी तरफ जब यही सिल्टी और मडी वाटर किसी भी डैम में पहुंचेगा तो उसकी झील में स्टोर होगा, वहाँ पे ये मिट्टी ज़मीन में बैठेगी। उससे क्या होगा कि दरियाओं में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। जैसे सिंपल सी मिसाल मैं आपको तरबेला डैम की दूँ,
उसकी 100 साल उम्र थी, लेकिन वो कम होकर 65 साल रह गई, क्योंकि पीछे से पानी इतना ज़्यादा बहकर जो मिट्टी को लेकर आ रहा है उसमें जमा होती जा रही है, जिसकी वजह से उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा कम हो गई। और यही पानी जो हमारी ज़रूरत के लिए काफ़ी होना था, वो इन दरियाओं से या नहरों से निकलकर बग़ैर इस्तेमाल हुए समुंदर में पहुँचेगा और ज़ाया हो जाएगा। ये इसके नुकसान है। और फिर डिफॉरेस्टेशन का जो अगला नुकसान है वो ये है कि जब दरख्त कम होंगे तो ट्रांसपिरेशन कम होगी, ट्रांसपिरेशन कम होगी तो बादल कम बनेंगे, और बादल के कम होने से बारिशें कम बरसेंगी, जिसकी वजह से पानी के मसाइल पैदा हो जाएंगे। दूसरी तरफ जो हमारे जानदार हैं, जो उन दरख्तों के ऊपर अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं, जिनका डायरेक्टली डिपेंडेंस होता है इन दरख्तों के ऊपर, जब जंगलात को काट देंगे तो वो जानवर या वो पौधे या जानवर या परिंदे जो भी हैं, या तो वहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। दोनों सूरतों में जो स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जंगलात जो है हमारे फ़ायदे के लिए, हम इनसे टिम्बर लकड़ी हासिल करते हैं, इस लकड़ी से बाकायदा तौर पर घर बनाए जाते हैं, इसके वुड पल्प से हम अपने पौधे अपने पेपर्स तैयार करते हैं, मुख्तलिफ़ पौधों से हम मुख्तलिफ़ अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करते हैं, मुख्तलिफ़ पौधों से हम अपने लिए मेडिसन्स बनाते हैं। हमारी वुड इंडस्ट्री जो है, फर्नीचर इंडस्ट्रीज़ जो है, वो इसी पर बेस करती है। अगर हम दरख्तों को काट देंगे तो हमारे पास ये तमाम ज़रूरतें, ये तमाम इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो जाएंगी। और सबसे बड़ी, हम दरख्तों को कहते हैं लंग्स ऑफ नेचर, फितरत के या कुदरत के फेफड़े हैं। क्यों? क्योंकि फ़ोटोसिंथेसिस करते हैं, माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन पैदा करते हैं, जो कि हमारे सांस लेने के लिए इस्तेमाल होती है, और यही पैदा होने वाली ऑक्सीजन हमारे माहौल को कूल डाउन भी करती है। लेकिन अगर हम दरख्तों को काट देंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करने और ऑक्सीजन को पैदा करने वाले चीज़ों को काट कर हम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने वाली चीज़ें पैदा करेंगे, गाड़ियाँ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, आपके जितने कारखाने हैं, तो फिर माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से हमारा माहौल गर्म होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमारे माहौल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका काम यही है कि ये सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को तो क्रॉस करती है, लेकिन इंफ्रारेड रेडिएशंस को क्रॉस नहीं होने देती और वो वापस आ जाती हैं। जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतनी ज़्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन हमारे यहाँ पर रुकेंगी और हमारा माहौल गर्म होना शुरू हो जाएगा, बारिशें कम से कम होंगी। दूसरा, मैंने आपसे कहा था कि पहला अगर डिफॉरेस्टेशन है तो दूसरा मसला जो है वो है ओवर हंटिंग। ज़रूरत से ज़्यादा शिकार कर लेना। पर्सनल नीड, अगर अपने पर्सनल नीड के लिए ज़रूरत के मुताबिक शिकार करें, ये बुरा नहीं है, इससे कोई नुकसान नहीं है। गोश्त की ज़रूरत है, 10-15 अफराद हैं, एक जानवर शिकार कर लें, एक हिरन शिकार कर लें, एक बकरी शिकार कर लें, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ ज़ाती शौक़ को पूरा करने के लिए सैकड़ों जानवरों का शिकार कर दिया जाए, एक शख्स है राइफ़ल लेके निकल जाए, सैकड़ों मुर्गाबियाँ मार दे, जी मेरा शौक़ है, शिकार करना शौक़ है, बेशुमार खरगोश मार दे, बेशुमार परिंदों को मार दे, ये ओवर हंटिंग है। क्योंकि ये वो से अक्सर शिकार उन सीजन्स में किया जाता है, हालांकि ये होना चाहिए कि उस सीज़न में शिकार किया जाए जब वो ब्रीड नहीं कर रहे, नस्ल बढ़ा चुके हैं, ठीक है, कर लें शिकार, जो ज़ायद जानदार होंगे उनको आप शिकार कर लो, बाकी रह जाएंगे। लेकिन अगर ब्रीडिंग सीज़न में हुबारा बस्टर्ड है, ये सर्दियों के मौसम में हमारे थल के इलाकों में आता है, और उन्हीं दिनों में इसका शिकार भी अगर शुरू कर दिया जाए तो जो नस्ल बढ़नी थी वो तो बढ़ेगी नहीं, पुरानी नस्ल ही ख़त्म हो जाएगी, तो आहिस्ता आहिस्ता हुबारा बस्टर्ड ख़त्म हो जाएगा। आपने सुना होगा जो अरेबियन प्रिंस हैं, अरबी शहजादे जो हैं, वो अक्सर थल के इलाकों में आके चकोर का और हुबारा बस्टर्ड का शिकार करते हैं। अगर ये शिकार बेतुका हो जाए, ज़रूरत से कहीं ज़्यादा हो जाए, तो फिर ये ओवर हंट में शामिल हो जाएगा। ओवर हंटिंग की तारीफ़ ही ये की जाती है कि हंटिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर पर्सनल नीड, नॉट फॉर पर्सनल नीड, फॉर पर्सनल विल, ज़ाती शौक़ की खातिर बेशुमार शिकार कर देना, ये ओवर हंटिंग कहलाता है। और ओवर हंटिंग भी एक्सटिंक्शन की एक वजह है, जानदारों के नापैद हो जाने की वजह है। बेतहाशा अगर शिकार कर दिया जाए तो फिर जानदार ख़त्म हो जाते हैं। अगर 10 जानदार हैं और 10 के 10 को आप मार दोगे तो ख़त्म हो जाएंगे। आप एक को मारो, शिकार करने करें, अपनी ज़रूरत के मुताबिक करें, जितने आपको ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने राइफ़ल लेकर और उसका बिल्कुल तुख़म नास ही कर देना, मुकम्मल ही ख़त्म कर देना, नहीं, ऐसे नहीं। ओवर हंटिंग इंसानी आप एक्टिविटी समझ लें, इंसानी एक्टिविटी है, ह्यूमन एक्टिविटी है, लेकिन ये एक्टिविटी इंतहाई डेंजरस है, क्योंकि ये जानदारों को एक्सटिंक्ट होने के दर्जे तक पहुंचा देती है।
लिहाजा आज जो हमने टॉपिक पढ़े वो हमने सबसे पहले पढ़ा कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में 2 स्पीशीज़ हमने पढ़ी, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ एंड एंडेंजर्ड। एक्सटिंक्ट वो है जो मुकम्मल तौर पे माहौल में ख़त्म हो चुकी है, जैसे कि डायनासोर है, और जो एंडेंजर्ड है वो हैं जो कि एक्सटिंक्ट होने के ख़तरे से 2-4 हैं, जैसे इंडस डॉल्फिन है, मार्को पोलो शीप है, ठीक है। इनका ख़तरा बहुत ज़्यादा हो गया कि ये ख़त्म हो जाएंगे, लिहाजा अब इनको बचाना है। फिर मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमारे वजह बन रही है, वो है डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग। आज का यही टॉपिक था। इसमें किसी किस्म की आपको कन्फ्यूजन हो, आप मुझसे मेरे इनबॉक्स में या अपने कंसर्न जो सब्जेक्ट टीचर हैं उनसे आप रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।